औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम इस स्टैंडर्ड में क्लॉज नंबर 4 तक पहुंचे थे, तो यहीं से हम आगाज करते हैं। द लीज कॉन्ट्रैक्ट इज बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। ये यहाँ पर इजारा खुद कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है, उसके जो अहकाम हैं वो बयान करेगा। तो पहले क्लॉज में कहता है द लीज कॉन्ट्रैक्ट इज अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट विच नाइदर पार्टी मे टर्मिनेट और ऑल्टर विदाउट द अदर्स कंसेंट। ये जो इजारे का अक्द है, लीज कॉन्ट्रैक्ट है, ये बाइंडिंग होता है। अक्द लाजिम, अक्द लाजिम का मतलब ये होता है कि कोई भी पार्टी यूनिलेटरली इसको रिवोक नहीं कर सकती या टर्मिनेट नहीं कर सकती दूसरे की कंसेंट के बगैर। ये एक दफा कोई कॉन्ट्रैक्ट कर ले तो फिर ये बाइंडिंग हो जाता है, इसको टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। However, an ijara contract may be terminated in accordance with the item 7/2/1। अलबत्ता इसको टर्मिनेट किया जा सकता है कुछ खास कंडीशंस में, जो कि आगे आएगा। उस वक्त इंशाल्लाह इसको डिटेल में देख लेते हैं। अभी फिलहाल आप ये जहन में बिठा लें कि इजारा एक अक़्द लाजिम है, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है। द ड्यूरेशन ऑफ एन इजारा कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। इजारा, देखें, ये टाइम बाउंड होता है। ये किसी खास स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है। अगर आपने टाइम मेंशन नहीं किया तो ये आपका इजारा दुरुस्त नहीं होगा। इसीलिए देखें, आप लोग जाते होंगे घूमने फिरने, तो वहाँ अमूमन लोग होटल करते हैं तो वहाँ पर स्पेसिफाई नहीं करते कि कितने दिन तक रहना है। ये इजारा कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ है। आप जो वहाँ पर होटल्स में रूम बुक करते हैं, वहाँ रहते हैं, तो बेसिकली ये एक इजारे का कॉन्ट्रैक्ट है। लिहाजा लाजिम है कि आप जितना अरसा वहाँ रहें, आप टाइम स्पेसिफाई करें उनको। भले आप उसके बाद फिर मजीद रुकें या पहले चले जाएं, लेकिन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप ये लाजिम उसके साथ तय करें कि आपको कितने दिन तक यहाँ रहना है। ठीक है। तो ये एक ज़रूरी अमर है। इसके बगैर इजारा कॉन्ट्रैक्ट की सेहत नाकिस रह जाती है, कंप्लीट नहीं होती। द पीरियड ऑफ इजारा शुड कमेंस ऑन द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। उमूमन इजारा कॉन्ट्रैक्ट का आगाज हो जाता है, इजारा का जो पीरियड है वो शुरू हो जाता है जब से कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो उसके बाद से इजारा उमूमन शुरू हो जाना चाहिए, अनलेस द टू पार्टीज एग्रीज ऑन अ स्पेसिफाइड फ्यूचर कमेंसमेंट डेट result resulting in a future ijara, that is an ijara contract to be executed at a future date। मगर ये कि दोनों पार्टीज ये तय करें कि हम जो इजारा है वो स्टार्ट होगा फ्यूचर की किसी डेट में। ठीक है, तो इसकी इजाजत है। बै, एक चीज याद रखिएगा, जो बै होती है, सेल होती है, वो फ्यूचर का नहीं हो सकता। बै फ्यूचर का नहीं हो सकता, लेकिन इजारा फ्यूचर का हो सकता है। हालांकि इजारा भी बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है, बै भी बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन जो इजारा की नेचर है वो उसको फ्यूचर के इजारे को कबूल कर लेता है। ठीक है। अच्छा, ये जो भी यहाँ पर बात कर रहे हैं ना, ये उस सूरत में है जब एसेट तहवील में दिया दिया जा सकता हो फौरन। यानी इधर आपने लीज कॉन्ट्रैक्ट किया और साथ में उसने आपको चाबी भी पकड़ा दी। लेकिन ये उन केसेस के लिए नहीं है जहां पर अभी इजारा कॉन्ट्रैक्ट, इजारा एसेट अभी प्रोक्योर किया जा रहा है, खरीदा जा रहा है, या अभी तक वो पहुंचा नहीं है। तो ये उस सूरत में, उसमें भी आप अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो वो फौरन स्टार्ट नहीं हो जाएगा जब जब तक वो एसेट ना आ जाए। तो ये याद रखिए कि ये जो क्लॉज यहाँ पर बात कर रहा है वो बेसिकली एसेट के होते हुए और काबिल तहवील होते हुए उस वक्त की बात कर रहा है। If the lessor fails to deliver the asset to the lessee on the date specified in the इजारा contract, अगर लेसोर उस मखसूस दिन में जिस दिन उसको वो डिलीवरी देनी है वो दे ना पाए, फेल हो जाए, नो रेंटल इज ड्यू फॉर द पीरियड बिटवीन द डेट स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड द डेट ऑफ एक्चुअल डिलीवरी। तो वो जो जो ताखिर हुई है, जिस दिन उसको वो एसेट देना था लेकिन वो दे नहीं पाया और एक्चुअली बाद में दिया, तो वो इस पीरियड का रेंटल नहीं ले सकता। इसलिए क्योंकि वो एसेट अभी तक उसके इस्तेमाल में आई ही नहीं। जब तक लेसी के इस्तेमाल में एसेट नहीं आता, आप उसका रेंटल चार्ज नहीं कर सकते।
and the rental should be reduced accordingly unless it is agreed that the lease be extended by an equivalent period after its original expiry date. तो ये जो रेंटल है ये खुद ब खुद रिड्यूस होना चाहिए। जो जाहिर है आपने जो पीरियड जिसमें आपने रेंटल लेना था वो आप ले नहीं सकते ऑब्वियसली, क्योंकि डिले कर दिया। अब जितने दिन डिले किए हैं उतने दिन का रेंटल रिड्यूस होना चाहिए। ठीक है। मगर ये कि आप ये कहें कि जब से डिलीवरी हुई है वहां से उसका पीरियड स्टार्ट है। मसलन उसने डिलीवरी देनी थी 15 अक्टूबर को, और 15 अक्टूबर से लेकर 2024 15 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर 2029 तक ये लीज या इजारा पीरियड चलना था। लेकिन वो 15 को उसने डिलीवरी नहीं दी, 30 अक्टूबर को डिलीवरी दे दी। तो 30 अक्टूबर से अब ये पीरियड स्टार्ट हो रहा है। अगर बिलफर्ज 30 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है और ये 30 अक्टूबर 2029 तक खत्म हो जाएगा, अगर ये वाली बात है तो फिर तो आपको रेंटल रिड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका इजारा पीरियड खुद ब खुद एक्सटेंड हो गया। ठीक है, उतने पीरियड से जितने का डिले था। लेकिन अगर ये एक्सटेंड नहीं हुआ और जो इसकी एक्सपायरी है वो 15 अक्टूबर 2029 ही है, तो ये जो 15 दिन का आप डिले कर रहे हैं इससे उसका रेंट आपको रिड्यूस करना चाहिए। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है, समझ आ रही है सबको? ये क्लियर है। ग्रेट। तो इससे आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि ये जो एडवांस पीरियड रेंटल हम लोग लेते हैं ये तो फिर बड़ा मुश्किल हो गया। क्या ख्याल है आपको? जी मैं सवाल करने वाला था, वो आपने खुद ही कह दिया। ये तो फिर बड़ा बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जी हाँ। तो उसने एडवांस पीरियड रेंटल की कोई बात नहीं की कि आप इसको बाद में अपने कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट, रेंटल का पार्ट बना लें और बाद में चार्ज कर लें। ये आगे भी कहीं कोई ऐसी बात नहीं करता। लेकिन सर वो जो उसका अमोर्टाइजेशन शेड्यूल होता है उसके अंदर तो वो उसकी एडजस्टमेंट होती है ना, जो भी हम एडवांस रेंटल ले रहे हैं। किस तरह से एडजस्टमेंट होती है? तो एसडी को माइनस करके ही उसकी एडजस्टमेंट हो रही होती है, उसकी जो शेड्यूल बन रहा होता है। एसडी देखिए तो माइनस नॉर्मली नहीं होती उसमें। एडवांस। जी। एसडी माइनस नहीं होती, नॉर्मल हम इसको फाइनेंशियल टर्म में जीपीपी कहते हैं, ग्रॉस प्रीमियम प्रॉफिट कहते हैं। जो एक नॉर्मल इस्तेलाह यूज होती है ग्रॉस प्रीमियम प्रॉफिट, जिसको प्रीमियम कहते हैं, चार्ज करते हैं। वो एक नॉर्मल जो एक फाइनेंसिंग रेट से थोड़ा सा लेस होता है, वो चार्ज हो रहा होता है उसके ऊपर। कभी उसके ऊपर डिफरेंट बैंक के डिफरेंट फॉर्मूले हैं। कुछ बैंक उस पर कॉस्ट ऑफ फंड लगाते हैं, कुछ बैंक उस पर एक्चुअल जो है डिस्काउंट रेट के साथ लगाते हैं। तो डिफरेंट फार्मूलाज हैं। लेकिन उसमें एसडी तो मेरे ख्याल में वो सेट ऑफ, या उसमें तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, बिल्कुल सही, अदनान भाई सही कह रहे हैं जी कि जी। देखें ये जो एडवांस पीरियड रेंटल होता है ना, ये ऐसा नहीं है खुद ब खुद एडजस्ट होता है। बैंक्स इसको बाकायदा पार्ट बनाते हैं। देखिए शरई लिहाज से, शरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एडवांस पीरियड रेंटल लेना नहीं चाहिए। एडवांस पीरियड रेंटल मैं थोड़ा सा बता दूं जिनको अगर समझ समझ में नहीं आ रही, ये वो रेंटल होता है जो आप वहां से चार्ज करते हैं जब से आप आउट ऑफ पॉकेट होते हैं। इजारे के लिए आप पेमेंट करते हैं वेंडर को, वहां से आप जहां से आउट ऑफ पॉकेट हुए वहां से लेकर एसेट की डिलीवरी तक, वर्किंग कंडीशन में उसकी डिलीवरी तक, इसमें महीना लग सकता है, 3 महीना लग सकता है, इन सर्टेन केसेस 6 महीने भी लग सकते हैं। मैंने 1 साल तक का भी वो पीरियड देखा है। और इवन वर्स्ट केसेस में 3-3 साल का वक्फा भी देखा गया है। तो ये जो पीरियड होता है कि जहां पर आपने एसेट को वर्केबल कंडीशन में डिलीवरी नहीं दी, आपने घर का इजारा किया था, अब जो घर है वो अभी तक तैयार ही नहीं हुआ, जब तक तैयार नहीं होगा आप रेंट नहीं ले सकते। तो ये जो पीरियड है इसको कहते हैं एडवांस पीरियड, और इसका जो रेंटल बनता है उसको कहते हैं एडवांस पीरियड रेंटल। ये जो एडवांस पीरियड रेंटल है ये शरई नुक्ता निगाह से आपके लिए लेना जायज नहीं है। मगर ये
कि जब तक आप इसको रेंटल शेड्यूल का पार्ट नहीं बनाते, शरीयत आपको ये कहती है कि आप इसको नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में इसको रिकवर नहीं कर सकते, लेकिन आप आगे के फ्यूचर रेंटल्स में कहीं इसको डाल दें। उमूमन या तो बैंक इसको फर्स्ट रेंटल का पार्ट बनाते हैं और रिकवर करते हैं, या फिर ये कि इसी को आगे के रेंटल्स में स्प्रेड आउट करते हैं ताकि फर्स्ट रेंटल में बोझ ना पड़े। दोनों प्रैक्टिसेस मार्केट में ज्यादातर एडवांस पीरियड रेंटल ही किया जाता है। तो ये जो एडवांस पीरियड रेंटल है, ये शरई नुक्ता निगाह से उसको लेने की इजाजत नहीं है, बल्कि आप स्टैंडर्ड पे गौर करें तो ये तो कहीं पर भी बात नहीं कर रहा कि इसको आप रेंटल शेड्यूल का पार्ट बनाएं, बाकी रिमेनिंग का और उसमें से आप ले लें। ये तो ऐसी कोई बात नहीं कर रहा। ये अलबत्ता पाकिस्तान में, आई डोंट नो मिडल ईस्ट में क्या प्रैक्टिस है, बट पाकिस्तान में ये प्रैक्टिस है कि बैंक्स बख्शते नहीं है ये एडवांस पीरियड रेंटल भी। अ, लेते तो वो एसेट की डिलीवरी के बाद है। जो कन्वेंशनल लीज है उसमें फौरन से रेंटल स्टार्ट हो जाता है, चाहे वो एसेट डिलीवर किया हो या ना किया। लेकिन इस्लामिक बैंकिंग में इजारा में एटलीस्ट वो होल्ड करते हैं जब तक एसेट डिलीवर ना करे, और जब एसेट को डिलीवर कर देते हैं इन वर्केबल कंडीशन, तो उसके बाद फिर इसको रेंटल का पार्ट बनाकर ये वाला जो पीरियड है उसका रेंटल है इस पीरियड का, वो फिर वो चार्ज करता है। ठीक है, आगे चलें। आगे ये बात करें अरबून की। आपको याद हो तो इन्होंने मुराबाहा में भी अरबून की बात की थी, अब ये इजारा में भी अरबून की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर ये कह रहे हैं, अदनान साहब गायब हो गए, क्या खैरियत तो है? Arbun may be taken in respect of lease at the execution of the contract of lease। अब वो कह रहे हैं कि आप अरबून ले सकते हैं जब इस लीज कॉन्ट्रैक्ट को आप एग्जीक्यूट करो। अगर आपको याद हो मुराबाहा में भी उसने ये बात की थी। हामिद जिद्दिया प्रॉमिस के स्टेज पे लेते हैं, और अरबून आप उस वक्त लेते हैं जब एक्चुअल में आप ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हो। तो अरबून मुराबाहा के केस में आप उस वक्त लेते हैं जब आप एक्चुअल में मुराबाहा ट्रांजेक्शन कर रहे हो, और यहाँ पर इजारा की केस में उस वक्त लेंगे जब आप इजारा एग्जीक्यूट कर रहे हो। With the lease having the right to terminate the contract during a specified period of time, and Arbun is treated as an advance payment of the rental। ये अरबून आप उस वक्त ले सकते हैं जब कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जब लेसी के पास ये राइट है कि वो किसी खास मुद्दत में इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है। अगर ये कंडीशन है तो अरबून लेंगे आप। ठीक है, ये जो अरबून की शर्त है वो इजारा में उस वक्त है जब आप अ, जब आप लेसी को ये राइट दें कि वो जब चाहे इसको टर्मिनेट कर सकता है ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। वैसे तो ये बाइंडिंग है, इजारा बाइंडिंग होता है, लेकिन अगर म्यूचुअल कंसेंट से अगर आप ये तय करें कि दोनों में से कोई भी इसको और रिवोक कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है, तो फिर इसकी इजाजत है। और अगर आपने ये इजाजत लेसी को दी हुई है तो फिर इसकी भी इजाजत है, लेकिन वहां पर आप अरबून ले सकते हैं। देखिए वो टर्मिनेट कर दे आपको, तो उस सूरत में कंडीशन डाली कि आप अरबून ले सकते हैं। और जो अरबून है, एंड द अरबून इज ट्रीटेड एज एन एडवांस पेमेंट ऑफ द रेंटल, उसको एडवांस पेमेंट के तौर पे, एडवांस रेंटल के तौर पे आप ले सकते हैं। इफ द इजारा कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एग्जीक्यूटेड फॉर अ रीजन एट्रिब्यूटेबल टू द लेसी, द लेसोर में रिटेन द अरबून। अगर किसी भी वजह से इजारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता तो लेसोर को ये इजाजत है कि वो अरबून अपने पास रखे। देखिए आपको याद है मुराबा में हमने ये बात की थी, हामिद जिद्दिया में और अरबून में फर्क आपको बताया था कि जी सर। हामिद जिद्दिया वहां पर आपको हर हाल में लौटाना होता है जब प्रॉमिस वो करे, फुलफिल करे, और अगर फुलफिल नहीं करता तो आप एक्चुअल लॉस उससे रिकवर कर सकते हैं। अरबून में अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता आपसे तो उस सूरत में आप वो 100% पेमेंट अपने पास रिटेन कर सकते हैं। लेकिन प्रेफरेबल है कि आप सिर्फ एक्चुअल लॉस को रिकवर करने के बाद बाकी मानदा पैसे उसको वापस करें। ठीक है, ये वही चीज यहाँ पर अप्लाई हो रही है। ये बात क्लियर है? अरबून और हामिद जिद्दिया वाला पॉइंट क्लियर है? जी क्लियर है। अरबून अरबून तो टेक्निकली प्राइस का पार्ट बन जाता है ना, जबकि हामिद जिदिया जो प्राइस का पार्ट नहीं होता, नहीं बन सकता। हमेशा सही जिद्दिया बात। भी हो सकता है, अगर 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 कस्टमर
और सिचुएशन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इस बात पे एग्री हो जाए तो। वो हमें चीज ये रहा ही नहीं मेरे हिसाब से। मैंने नहीं, आज ही रिपीट किया है पॉइंट मुराबा का। सही है। नहीं, ये अच्छा। पॉइंट है, ये पॉइंट है कि ओके। अगर हमें जिद्दिया इजारा में उसने बताया मेरे ख्याल से कि आप इसको एडवांस पीरियड के तौर पे, एडवांस, सॉरी माजर के एडवांस कह रहा हूँ मैं, एडवांस रेंटल के तौर पे आप इसको ट्रीट कर सकते हैं अगर उसमें दोनों की रजामंदी है। अभी इजारा में हमने कल पढ़ा है इसको कि हमें जिद्दिया वैसे तो आपको एक्चुअल लॉस रिकवर करके वापस कर देना होता है, लेकिन अगर वो अपने प्रॉमिस को फुलफिल करे तो आप या तो पूरा उसको वापस करें या फिर उसकी रजामंदी से इसको रिटेन कर लें एज एन एडवांस पीरियड, एडवांस रेंटल, सॉरी, एज एन एडवांस रेंटल आप अपने पास इसको रख लें। और एडवांस पीरियड का मतलब ये होता है कि फ्यूचर का कोई भी रेंटल ड्यू हो और वो पे ना करे तो आप वहां से डिडक्ट कर लेते हैं। तो वैसे लेकिन अदनान साहब की बात सही है, उसूली तौर पर यही है, बट इन सम कंडीशंस ऐसा हो सकता है कि उसको आप एडवांस रेंटल का पार्ट बना लें। लेकिन अरबून वो तो है ही, उसकी नेचर ये कि एडवांस पीरियड रेंटल। आप जो नॉर्मली घर किराए पे लेते हैं, आपसे एडवांस लिया जाता है, वो बेसिकली अरबून होता है। हामिद जिद्दिया नहीं होता है, अरबून होता है। उससे क्या होता है कि अगर आपका एक नोटिस पीरियड है, आपने नोटिस पीरियड में अगर दे दिया उसको कि भाई मैं खाली करने वाला हूँ, तो वो उस महीने का रेंटल आपके एडवांस पीरियड से रिकवर कर लेता है। और फिर देखता है कि घर में कोई आपने कोई इस तरह की मतलब कोई तोड़ फोड़ तो नहीं की हुई, तो वो उसको रिकवर करके आपका जो लेसोर है आपको बाकी मंदा पैसे आपको वापस करता है। तो अरबून की ये कहानी है। However, it is preferable for the institution to forego any amount in excess of the actual damage it has suffered. अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट ना करे तो आप सारा का सारा अरबून वैसे तो रख सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबल ये है कि आप अपना एक्चुअल डैमेज इससे रिकवर करें और बाकी आप वापस करें। मुराबाहा में भी यही बात की थी। देखिए, ये उसूल आप याद रखें ना, तो मुराबाहा में भी यही उसूल लागू होगा और ये इजारा में भी लागू होगा कि अगर, वैसे तो आपको राइट है कि आप 100% रख लें, लेकिन अगर वो ड्यू टू एनी रीजन आपको लॉस बेयर करना पड़ा तो फिर आपके लिए प्रेफरेबल है कि आप वो एक्चुअल लॉस रिकवर करें और बाकी वापस करें। एक्चुअल लॉस याद है, हमने कल काफी डिटेल में बात की थी हामिद जिद्दिया में, और ये उसी की तरफ रेफर कर रहा है। आखिर में देखें सी पैरा 3/2, यही उसी हामिद जिद्दिया में पॉइंट आया था कि एक्चुअल लॉस होता क्या है। फिर काफी हमने इस पर शेर हासिल बहस की थी, जी सर। याद है ना? एक्चुअल लॉस में तो हमने वो कैलकुलेशन की थी ना उसकी, एग्जैक्टली exactly. मतलब रेंटल जी जी वैल्यू वही, सर वही। को टाइम के साथ, टेनर के साथ, और फिर उसके साथ जो एक फॉर्मूला बनाया बिल्कुल था बिल्कुल हमने। बिल्कुल बिल्कुल वही। आगे चलते हैं। Ijara contracts may be executed in respect of the same asset for different periods for different lessees. वो कह रहे हैं कि आप इजारा कॉन्ट्रैक्ट्स, मुतअद्दिद इजारा कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकते हैं एक ही एसेट का मुख्तलिफ पीरियड्स का मुख्तलिफ लेसीज के साथ। एक महीने के लिए फला साहब को दे दिया, अगले महीने के लिए फला साहब को दे दिया, उससे अगले महीने फला हजरत को दे दिया। तो ये आप कंसेक्टिव सक्सेसिव लीज लीज कहते हैं इसको, सक्सेसिव लीजेस, ये करने की आपको इजाजत है। इसमें वैसे कोई अक्लानी तौर पर कोई मुमानियत की वजह भी नहीं है, प्रोवाइडेड दैट टू कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट एग्जीक्यूटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम एसेट्स फॉर द सेम पीरियड, बशर्ते कि ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट सेम एसेट के लिए सेम पीरियड के लिए ना हो। अब फॉर एग्जांपल मैं आज से रेंट पे दे दूं अदनान साहब को, और उसी मतलब पीरियड में मैं दे दूं खुर्रम साहब को, तो ये मेरे लिए इसकी इजाजत नहीं है। मैं एक ही पीरियड में दो लीज एग्रीमेंट्स नहीं कर सकता। ठीक है, ऑब्वियसली नहीं कर सकता क्योंकि उसका यूज ऑफ रख एक ही है, उसमें ये दोनों हजरात कैसे रहेंगे। लेकिन सक्सेसिव में कर सकता हूँ। ये पीरियड अदनान के लिए एक महीने के लिए था, उसके बाद खुर्रम ने रहना है, खुर्रम के लिए एक महीने के लिए मैंने लीज पे रखा हुआ है, तो ये इसकी इजाजत है। इसको सच एन अरेंजमेंट इज कॉल्ड सक्सेसिव लीज, सक्सेसिव लीजेस, because each ijara is considered as being successive to the previous one and not concurrent with it on the basis of its being a future ijara. If the lessor signs an ijara contract for a particular asset for a specified period of time, he cannot sign another ijara, वही बात repeat हो रही है, with another lessee for the duration of the existing ijara period or for any remaining period thereof. ठीक है, ये वही बात, पिछली बात इसने थोड़ी सी वजाहत के साथ कर दी, बात हुई है।
An ijara contract may be signed with several lessees being entitled to the same specified use of a particular asset and duration of rent without specifying a particular period of time for a particular person. ये कह रहे हैं कि इजारा कॉन्ट्रैक्ट मुतअद्दिद लेसीज के साथ हो सकता है किसी खास स्पेसिफाइड यूज ऑफ वर्क के लिए और किसी खास एसेट में, और ड्यूरेशन भी सेम, विदाउट स्पेसिफाइंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, बगैर ये मेंशन किए कि किसने कब तक रहना है। मतलब हर बंदे के साथ अलग अलग लीज नहीं कर रहे, सबके साथ एक ही पीरियड के लिए आपने लीज कर लिया। इन दिस केस each lessee may benefit from the property during the time assigned to him in accordance with specified rules. This case is one form of muhayya in benefiting from the use of work. यहाँ कंसेप्ट आ जाता है मुहैया। मुहैया मुहैया कहते हैं टाइम शेयरिंग को। आपने एक ही प्रॉपर्टी, उमूमन ये उन जगहों पर होता है जहाँ पर हॉस्टल्स लोग ले लेते हैं, कई लड़के मिलकर किसी बाहर की कंट्रीज में लोग जाते हैं, तो उमूमन ये होता है कि शेयरिंग बेसिस पर रेंट ले लेते हैं। तो लेसोर एक ही होता है, लेकिन उसके साथ लेसी मुतअद्दिद होते हैं, एक ही घर में 8-10 लोग रह रहे हो। तो ये बेसिकली मुहैया की एक सूरत है जहां पर अब ये जो लेसीज हैं ये आपस में उसके यूज ऑफ वर्क को तकसीम करेंगे। समझ में आ रही है बात? एसेट वही एक ही लेसोर है उसका मालिक, लेकिन यहाँ पर ये आपने लेसीज। ये वक्त भी बताया था, वक्त में भी ये पॉइंट है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही पहुंची हैं। वक्फ में भी हमने इसको डिस्कस किया था, मुहैया वहां पर भी हमने एक्सप्लेन किया था। बिल्कुल दुरुस्त जगह पे पहुंची हैं। इसकी तो और यहाँ भी इसका एग्जांपल्स असल। बन सकती हैं कि वो जॉइंटली अगर किसी एक बंदे ने गाड़ी हायर की फॉर एन ट्रिप और डिजाइन, फिर उसके बाद उसने और लोगों के साथ सबलेसी कर लिया, गाड़ी उसने हायर कर ली, तो वो मुहैया ही हो जाएगा। ये जैसे ये सब सेम लीज यूजर नहीं फंड है पे अदनान नहीं। साहब, ये ये सब जरा लीज नहीं, क्लियर लेकिन मैं करिए। कह रहा हूँ कि वो उसके साथ शेयर कर लेगा। एक बंदा हाँ अगर लेसी उसको गाड़ी को हायर करेगा, और उसके बाद जो अपने साथ जो है ना लोगों के साथ शेयर कर सकता है उसको। नहीं नहीं, ये जो आप इसका सूरत बता मतलब रहे ये हैं ना, हुआ, ये सब लीज एक है। गाड़ी यानी आपने रेंट पे ले ली और दो तीन लोगों ने मिलकर बोला कि हम पे करेंगे, जैसा हम्म। $100 है तो सबने बोला हम 30-30 डॉलर कंट्रीब्यूट करके करेंगे और गाड़ी हम तीनों मिलकर यूज करेंगे। इस तरह कंट्रीब्यूट कर तीन के यूज में ये आ गया। ये ऐसे ही सूरत है ना? बनती है। बिल्कुल ऐसा ही है। यानी लेसोर एक ही वक्त में लेसोर दे रहे, देखें लेसी नहीं लेके आ रहा 3-4 लोगों को। लेसी अगर 3-4 लोगों के लिए लेके आता है वो सब लीज बन जाती है, वो सब लीज के अहकामात अलग है। यहाँ पे लेसोर ही कई लोगों को एक साथ एसेट दे रहा है। ठीक है, ये बारीकी याद रखिएगा। तो ये यहाँ क्लियर हो पर गया, जब वो क्लियर एक हो वक्त में एक एसेट कई लोगों को दे रहा है, जैसे कि आबिद ने बताया, बिल्कुल ऐसा ही है। और इस सूरत में इसकी मुताबिक एग्जांपल हो सकती है। मसलन यही गाड़ी अगर 3-4 लोगों को दिया है, तो ये आपस में यूज ऑफ वर्क को तकसीम कर लेंगे। वो किस तरह से करेंगे? वो ये करेंगे कि भाई एक दिन मैं यूज कर लूंगा, एक दिन तुम यूज कर लेना, परसों फला शख्स यूज कर ले, हमारा जो तीसरा जो लेसी है वो यूज कर ले। तो इस तरह से उन्होंने टाइम बना लिया। या एक कमरा अगर किसी को रेंट पे दिया है, तो वो ये कह ले कि दिन में मैं रह लूंगा, रात में तुम रह लेना। ठीक तीनों है, तो मिलके ये भी इस रह तरह से सकते आपस थे, में। कमरा शेयरिंग कर सकते हैं। एक कमरा जी, रेंट पे ले लिया, तीनों मिलके शेयर कर रहे हैं और तीनों मिलके ये भी हो किराएदार है। सकता है। ये भी देखें, ये तो कई सूरतें बन सकती है ना। एक ये हो सकता है कि भाई वो वही घर है, वही कमरा है, लेकिन उन तीनों ने आपस में अपने अपने कोने मुख्तस कर लिए कि भाई ये वाला जो कोना है यहाँ पर मैं अपना बिस्तरा बिछाऊंगा, ये वाला कोना ये मैं अपना बिस्तर बिछाऊंगा, यहाँ पर मैं अपना बिस्तर बिछाऊंगा। यहाँ पर हम अपना अपना इसी कमरे को ही शेयर कर रहे हैं, लेकिन अपनी अपनी स्पेस हमने डिवाइड कर ली। तो ये इसको कहते हैं ये मुहाया। उसकी मुद्दत, मगर ये मुहैया की कोई मुद्दत होती है या लॉन्ग मुआहदे लास्टिंग की होता है? मुद्दत होती है। देखिए कोई भी लीज एग्रीमेंट हो, उसकी हमेशा कोई ना कोई मुद्दत होती है, होनी चाहिए, मतलब शरई लिहाज से वैसे। शॉर्ट शॉर्ट भी हो सकती है, लॉन्ग भी हो सकती जी, है। यानी मुद्दत जो है वो शॉर्ट भी हो सकती है, शॉर्ट पीरियड भी और लॉन्ग पीरियड के लिए भी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दोनों हो सकते हैं, लेकिन पीरियड कोई स्पेसिफाई होना जरूरी है इजारा में, चाहे वो शॉर्ट पीरियड के लिए हो चाहे वो लॉन्ग पीरियड के लिए हो। देखिए दोनों के साथ इजारा, फर्ज करेंगे 3 लोग हैं, 3 लोग एक कमरा शेयर कर रहे हैं, तीनों के साथ 1 साल का लीज किया गया है। ठीक है, लेकिन उन्होंने आपस में ये तय कर लिया है वो कि हम
इस कमरे से बेनिफिट हासिल करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से कि ये स्पेसेस हम आपस में डिवाइड कर लेंगे। ये गाड़ी है तो उन्होंने आपस में कह दिया कि भाई इस आर से लेके इस आर तक तुम्हारे इस्तेमाल में रहेगी, इस आर से इस आर तक मेरे इस्तेमाल में रहेगी। इन तीनों के साथ जो लीज पीरियड तय हुआ हुआ वो 1 साल का हुआ हुआ है, लेकिन उन्होंने एसेट को यूज करने के लिए उसके यूज ऑफ फ्रॉड को आपस में तकसीम किया हुआ है, टाइम बेसिस पर या कोई आपस में किसी भी तरह की कोई तकसीम या कोई और तरीका देखें, ओपन है ये, कोई भी तरीका इस्तेमाल कर लें। ये आपस में ये कर लें कि यार जब हमें जरूरत पड़ेगी ना हम यूज कर लेंगे, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। ये मुहैया है। आगे चलते हैं। एलएससी में इनवाइट अदर्स टू शेयर, ये अब सब लिस्ट की बात आ रही है नान साहब, आप जो कह रहे हैं ना सब वो ये है। एलएससी में इनवाइट अदर्स टू शेयर विद हिम इन द यूज ऑफ फंड जी ही बिल्कुल, ऑन्स। ये वही वाली कंडीशन आ गई। हम्म। अच्छा, यहाँ पर ना वो दूसरों को बुला रहा है एज एन ऑनर। वो कह रहा है कि तुम आकर इस यूज ऑफ फंड की ऑनरशिप को मेरे साथ शेयर करो। जो एसेट का ऑनर है वो कोई और है, लेकिन उसको लेसोर ने एसेट दिया है किसी खास पीरियड के लिए और उसको यूज ऑफ फंड का मालिक बनाया। ठीक है। तो वो यूज ऑफ फंड में शेयर करने के लिए किसी दूसरे बंदे को बुलाता है, कहता है आओ ये एसेट ना मेरे साथ तुम शेयर करो। इन दिस केस दे बिकम को ऑनर्स इन द यूज ऑफ फंड ऑफ द लीज प्रॉपर्टी। इस सूरत में वो दोनों ऑनर होते हैं, उस लीज प्रॉपर्टी में को ऑनर बन जाते हैं, उसके यूज ऑफ फंड में को ऑनर बन जाते हैं, एसेट में नहीं, उसके यूज ऑफ फंड में बनते हैं। एसेट का ऑनर तो वही है जो लेसोर है, वो चेंज नहीं होगा। इसने बुला लिया। ये ऐसी एक टूर ऑपरेटर एक गाड़ी ले ले किसी भी ट्रांसपोर्टर कंपनी से, और अपने जो ना टूर्स के लिए 20 लोगों को यूजर फ्रैक्ट के लिए गाड़ी रेंट पे दे दे, और 20 लोग एक ही यूजर फ्रैक्ट यूज कर रहे होंगे, और एक बंदे ने गाड़ी लीज करवाई होगी किसी भी ट्रांसपोर्टर से, लीज पे ली होगी या रेंट पे ली होगी। अब वो उसके अंदर 20 लोगों से अलग से किराया ले और उसके बाद उनको मतलब जो भी यूजर फ्रैक्ट यूज करवाए, ये वाली कंडीशन भी बनती है। ये आवाज आ रही है जी जी, बिल्कुल आवाज आ रही है। ये जो अदनान साहब आप कह रहे हैं ना, इसमें थोड़ी सी बारीकी यहाँ पे बयान कर रहे हैं। आप सही कह रहे हैं, सब लीज यही होता है, लेकिन यहाँ पर पहले जुमले में ना वो कुछ और कह रहा है। वो 20 लोगों को किराए के लिए नहीं बुला रहा, रेंट के लिए, मतलब आगे फर्दर सब लीज नहीं कर रहा। वो एक को कह रहा है कि तुम आओ, मैंने ये गाड़ी लीज पे ली है बैंक से, तो ये यूज ऑफ फंड मेरे नाम पे है, एसेट बैंक के नाम पे है, यूज ऑफ फंड मेरे नाम पे है। तो तुम आओ मेरे साथ इसमें, तुम पार्टनरशिप कर लो इस यूज ऑफ फंड में। तो जो रेंट होगा वो इस तरह से शेयरिंग पता चलेगी कि जो रेंट वो पे कर रहा होगा लेसोर को, उसमें वो शरीक हो जाएगा। 50% वो दे रहा होगा, 50% आप दे रहे होंगे, तो ये शरीक बन गए, ये दोनों आपस में को ऑनर्स बन गए। किस चीज में? यूज ऑफ फंड में। ये बहुत बारीकी है, इसको याद रखिएगा। एसेट में वो मालिक नहीं बने, यूज ऑफ फंड के मालिक बने। ठीक है। दिस कैन ओनली बी डन बिफोर एंटरिंग इनटू अ सब लीज। सब लीज से पहले वाली बात कर रहा है। अब ये दो आपस में को ऑनर्स बन गए या शरीक बन गए। अब आप सब लीज कीजिए। अब आप 20 लोगों को आपने सब लीज कर दिया। ठीक है। ये बात अब अदनान साहब समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ गई। ये दो को ओनर्स बन गए एक ही लीज के ऊपर, फिर उसके बाद वो सब लीज कर रहे को ऑनर ऑफ व्हाट? हैं यूजर फ्रंट के। सही, बिल्कुल ठीक है। को ऑनर ऑफ द यूज ऑफ फंड्स, यानी यस। अब किराएदार दो हो गए। जी हाँ। अब यूं किराएदार दो समझ हो लें, गए, उसके किराएदार दो, बाद जो है वो उसके बाद वो सब लीज कर रहे हैं उसको। उसके बाद वो सब लीज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो जो दो अफराद शरीक बन गए ना यूज ऑफ फंड में, वो बेसिकली जी, यूज ऑफ फंड के को ऑनर्स हैं। अब ये बिल्कुल दो सही है। मिलकर सब लीज कर रहे बिल्कुल ठीक हैं। इफ द है। अच्छा, प्रॉपर्टी वैसे सब लीज इस टर्म को आफ्टर यूं द, कहा जाए, इस सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, इस टर्म को अगर यूं कहा जाए कि एक कोई भी लीज रेंटल दो को ओनर्स एक को लीज ले सकते हैं एक साथ, किसी भी एक दो एसेट को के यूजर ऑनर्स, फ्रंट को एट ए टाइम दो को ओनर हो सकते हैं किसी भी एक लीज के यूजर फ्रंट के। बिल्कुल बिल्कुल।
देखें ये ऐसे ही है कि आप किसी चीज के मालिक हैं, आपने किसी और को भी उसमें शरीक कर लिया। इजारा बेसिकली होता है ये कि यूज ऑफ हक का मालिक बन जाता है लेसी उस खास पीरियड के दौरान। ठीक है, वो जब यूज ऑफ हक का मालिक बन गया, मनफियत का मालिक बन गया, तो अब वो किसी को भी इसमें शरीक कर ले, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो यही कह रहा है कि यूज ऑफ हक में वो शरीक कर सकता है, एक को ऑनर भी साथ लेके आ सकता है। ठीक है। If the property is subleased after the co-owners having owned the usufruct, each co-owner is entitled to a share in the sublease rental pro rata to his share in the usufruct. अगर co-owners बन गए और आगे सबलीज कर दिया, तो सब लीज से हासिल होने वाली जो आमदनी है रेंटल की सूरत में, वो फिर ये दोनों प्रोरेटा बेसिस पर शेयर करेंगे। प्रोरेटा बेसिस पर शेयर करने से मतलब ये है कि जिसका जितना शेयर है, जिसकी जितनी मिल्कियत है यूजर की, उतना वो उसके रेंटल को रिसीव करेगा। और मिल्कियत कैसे पता चलेगी? ये दोनों मिलकर जो असल फर्स्ट लेसोर को जो पेमेंट दे रहे होंगे, उसमें शराकत से पता चलेगा कि किसकी कितनी ओनरशिप है उस यूज ऑफ ट्रक में। अगर फर्ज करें कि उसका 50-50% है, तो फिर जो आगे से रेंटल आ रहा है उसमें भी 50-50% की शराकत होगी। सब लीज करके जो रेंटल आ रहा है उसमें भी दोनों की 50-50% शराकत होगी। आगे चलें। द लीज्ड एसेट मस्ट बी कैपेबल ऑफ, अब वो लीज सब्जेक्ट मैटर की बात करें, इजारा के सब्जेक्ट मैटर की, कौन सी चीजें किराए पे दी जा सकती है, तो ये उनकी बात करेंगे। द लीज एसेट मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड व्हाइल प्रिजर्विंग द एसेट। लीज एसेट की पहली शर्त यह है कि वो ऐसा एसेट हो जो इस्तेमाल से उसकी माहियत तब्दील ना हो, उसके इस्तेमाल से वो असल एसेट मौजूद रहे। घर को आप इस्तेमाल करते हैं, ऐसा नहीं है कि घर छोटा होने लगता है। गाड़ी आप इस्तेमाल करते हैं, ऐसा नहीं है कि गाड़ी जो है वो खत्म होने लगेगी। गाड़ी अपनी जगह मौजूद है, घर अपनी जगह मौजूद है। इसी तरह से कुछ एसेट्स होते हैं जो कि जिनके इस्तेमाल से वो चीज खत्म हो जाती है। मसलन आटा है, आटे की मनफियत क्या है कि उससे रोटी बना के खाया जाए। तो आप रोटी बना के खाएंगे तो असल आटा तो नहीं रहेगा ना, आटा खत्म हो जाएगा। यहाँ पर बाज लोग मिसकंसेप्शन की वजह से ये कहते सुनाई देते हैं कि जब एसेट पर किराया लेना जायज है इस्लाम में, तो कैश पर किराया लेना क्यों नहीं जायज? वो कहते हैं ये जो इंटरेस्ट है ये भी कैश पर, बेसिकली आप पैसे पर पैसे का इंटरेस्ट ले रहे हैं, सॉरी पैसे का रेंटल ले रहे हैं। क्योंकि आप पैसा किसी को देते हैं, वो पैसे को इस्तेमाल करता है और उस पर वो रेंटल देता है। वो कहता है ये जो रिबा है, ये सूद है, ये बेसिकली तो उन पैसों पर रेंटल लिया जा रहा है। ये आर्ग्यूमेंट्स मैंने सुने हैं और कई फोरम्स पे ऐसा हुआ कि ये सवाल किया गया। तो अमूमन ये मिसकंसेप्शन होती है। देखें, पैसा हो या कोई भी आइटम हो जिसका इस्तेमाल, जिसकी मनफियत उसको खर्च कर डालना है, और वो उसके मनफियत के इस्तेमाल से वो असल चीज बाकी नहीं रहती। मैंने अगर आपको 1 लाख रुपए दिए हैं तो उसकी मनफियत क्या है 1 लाख रुपए? क्या आप इसको यूज करेंगे? आप जैसे यूज करेंगे तो 1 लाख तो मेरा नहीं रहा ना। तो उस एसेट का प्रिजर्व रहना जरूरी है। अगर वो एसेट प्रिजर्वेबल नहीं है, उसका यूज ऑफ रख ऐसा है कि उसके यूज ऑफ रख से के इस्तेमाल से वो एसेट खत्म हो जाता है, तो फिर उसका इजारा नहीं होगा। हमेशा फिक्स एसेट का, ऐसे एसेट का इजारा होगा जिसके इस्तेमाल से वो खत्म नहीं होता। एंड द बेनिफिट फ्रॉम एन इजारा मस्ट बी परमिसिबल बाय शरिया। और वो उस इजारा एसेट से जो बेनिफिट हासिल करेगा वो शरीयत में जायज होनी चाहिए। फिर वो खुद एग्जांपल देता है। फॉर एग्जांपल, अ हाउस और अ चैटल मे नॉट बी लीज फॉर द पर्पस ऑफ एन इम्परमिसिबल एक्ट बाय द लेसी। अगर लेसी उस एसेट से कोई इम्परमिसिबल शरिया नॉन कंप्लाइंट कोई यूजेज करना चाहता है, तो उसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। उसके उस चीज के लिए आप उस एसेट को लीज पर नहीं दे सकते। सच एज लीजिंग प्रेमिसेस टू बी यूज्ड एज हेडक्वार्टर बाय एन इंस्टीट्यूशन डीलिंग इन इंटरेस्ट। किसी बैंक को आप वो एसेट किराए पर नहीं दे सकते, किसी सूदी बैंक को आप नहीं दे सकते। और टू अ शॉपकीपर फॉर सेलिंग और स्टोरेज, फॉर सेलिंग और स्टोरिंग प्रोहिबिटेड गुड्स। आप किसी दुकानदार को वो किराए पर नहीं दे सकते जो कि हराम आइटम्स की खरीदो फरोख्त करता है, जैसे शराब की खरीदो फरोख्त करता हो।
और लीजिंग अ व्हीकल टू ट्रांसपोर्ट प्रोहिबिटेड मर्चेंडाइज, या कोई आप गाड़ी उसको इजारे पर दे दें ताकि वो नॉन कंप्लाइंट चीजों को उसकी ट्रांसपोर्टेशन कर सके। ठीक है, तो उस एसेट को हलाल पर्पस के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। लिंक दोबारा ज्वाइन कीजिएगा ताकि फिर आगे उन वर्ड हम पढ़ें।